देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अब हमें इस अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमें कुछ सर्किट्स पढ़ना है और उन सर्किट को हमें एनालाइज करना है और वो सर्किट क्या क्या करेंगे ये हम लोगों को तय करना है। तो देखो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग अल्टरनेटिंग सर्किट। अल्टरनेटिंग सर्किट containing pure R. Alternating circuit containing pure R. Alternating circuit containing pure R. है ना। प्योर आर का मतलब केवल रेजिस्टेंस लगाओ, केवल रेजिस्टेंस लगाओ तो सर्किट कैसे डील करेंगे हम लोग ये देखना है आपको। देखो तो ध्यान से मान लेते हैं ये एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और ये जो है ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, केवल एक प्योर आर लगा हुआ है। बाकी कंपोनेंट भी जोड़ सकते हैं, अपन इंडक्टर जोड़ सकते हैं, कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल एक प्योर आर जोड़ा है। अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को ऐसे शो करते हैं इस तरह से, और ये जो है ये है V = V नॉट sin ओमेगा t। यह है V = V नॉट sin ओमेगा t। तो ये तो हो गया वोल्टेज V = V नॉट sin ओमेगा t। और ये जो है इसमें मान लेते हैं करंट किसी टाइम पर वैल्यू है I और ये रेजिस्टेंस है R। तो सबसे पहला स्टेप क्या रखना है आपको, सबसे पहला डीलिंग क्या करनी है, सबसे पहली डीलिंग ये करनी है कि आपको वोल्टेज से स्टार्ट करना है, वोल्टेज से स्टार्ट करना और करंट तक पहुंचना है ना। वोल्टेज से स्टार्ट करके आप लोग कहां तक पहुंचोगे, करंट तक पहुंचोगे। तो देखो कैलकुलेशन चालू कर रहा हूं मैं। हम लोगों ने V से स्टार्ट किया, V = V नॉट sin ओमेगा t, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग उससे करंट निकालेंगे, तो करंट निकालने के लिए हम लोग पुट कर सकते हैं पुट V = IR। तो ये पुट V = IR क्या यहाँ पे आ जाएगा, IR = V नॉट sin ओमेगा t दिया गया। और यहाँ से I निकालना पड़े तो I हो गया V नॉट अपॉन R और ये आ गया sin ओमेगा t दिया गया। I = V नॉट अपॉन R sin ओमेगा t ये हो गया। अच्छा इस V नॉट अपॉन R, इस V नॉट अपॉन R को अपन क्या लिख सकते हैं, इस V नॉट अपॉन R को दिया गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा इधर देखो इस इक्वेशन को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में करंट है, तो राइट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए, करंट ही होनी चाहिए। अब sin ओमेगा t को करंट की वैल्यू देगा नहीं, तो ये V नॉट अपॉन R करंट बनेगा। तो इस V नॉट अपॉन R को क्योंकि ये पीक वैल्यू से आ रहा है वोल्टेज की, तो ये हो जाएगा पीक करंट। तो ये आ जाएगा V नॉट अपॉन R इक्वल टू आ जाएगा I नॉट। तो ये पुट कर दें अपन इसके अंदर, तो ये रखें अपन, तो ये आ जाएगा I नॉट, इसको डाल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा I नॉट sin ओमेगा t, ये आ गया I नॉट sin ओमेगा t। और ये अपने को V नॉट अपॉन R की वैल्यू कितनी आ गई, V नॉट अपॉन R की वैल्यू आ गई I नॉट, ठीक है। अब I नॉट sin ओमेगा t ये हो गया, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब अपने को ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में क्या होता है, अपन V से स्टार्ट करते हैं I तक पहुंच जाते हैं। अब अपने को क्या करना है, या इसको यही लिख देता हूं मैं, ये पहला स्टेप इसी साइड में है आ जाएगा। ये आ गया हमारा I नॉट sin ओमेगा t, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के अंदर देखो कि इसका फेज कितना है, फेज का मतलब फेज, साइन के अंदर जो भी होगा वो फेज बोला जाएगा, साइन में जो भी होगा वो फेज बोला जाएगा। तो यहाँ पे साइन के अंदर कितना है, ओमेगा टी, यहाँ पर साइन में कितना है, ओमेगा टी, और यहाँ साइन में कितना है, यहाँ पे भी ओमेगा टी, ये ओमेगा टी और ये भी ओमेगा टी। यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है वो कितनी है, ओमेगा टी है। तो इसका फेज भी ओमेगा टी है, इसका फेज भी ओमेगा टी है ना। फेज का मतलब एंगल, साइन के अंदर जो भी होगा हम लोग उसको फेज बोलेंगे, मैथमेटिक्स वाले लोग एंगल बोलते हैं, हम लोग फेज बोलेंगे। तो इसका फेज भी ओमेगा टी है, वोल्टेज का करंट का फेज भी ओमेगा टी है। तो दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में 0, यानी दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो प्योर आर की खासियत ये, तो फॉर प्योर आर फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और अल्टरनेटिंग करंट है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इनके बीच में फेज डिफरेंस है 0, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेज में रहते हैं। V and I remain in
सेम फेज, दोनों सेम फेज में रहते हैं, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहेंगे। ये हमारा सेकंड रिजल्ट निकल गया। ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना कि अगर प्योर आर्म लगाओ तो वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में रहते हैं। सेम फेज में रहने का मतलब इनके बीच में एंगल गैप कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। आपको पहले बी से आई निकालना है और बी से आई निकाल के आपको वोल्टेज और करंट के फेज का कंपैरिजन करना है, तो ये सेम फेज में आ गया। अच्छा, उसके बाद में अब हमें करना है इक्वेशन नंबर 2 को डिस्कस। बाय इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को देखें हम लोग, तो इक्वेशन नंबर 2 है v नॉट अपॉन r इक्वल टू कितना i नॉट, और अगर r को इधर ले ले i नॉट को इधर ले ले तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा v नॉट अपॉन i नॉट। ये हो जाएगा r हो जाएगा v नॉट अपॉन i नॉट, और v नॉट अपॉन i नॉट हो गया। तो ये ऊपर तो है वैल्यू वोल्टेज की और ये नीचे वैल्यू करंट की, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये क्या हो गया ओम। अगर अपन इधर का यूनिट देखो तो ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, तो इस r का यूनिट क्या होगा, r का यूनिट हो गया ओम, और r को एक ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे हम लोग, और इस ऑब्स्ट्रक्शन का नाम रखेंगे अपन रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस। हालांकि अपने को पता ही, क्योंकि अपन डीसी पढ़ रखा है, सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो अपने को पता है कि R को रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन मान लो कोई डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट पड़ता है, डीसी पड़ता ही नहीं है, तो R का जो यूनिट दिखेगा, R का यूनिट तो ओम आ रहा है, और ओम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन का यूनिट होता है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन का नाम रख रहे हैं अपन रेजिस्टेंस। R इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, R एक ऑब्स्ट्रक्शन है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन का नाम रख रहे हैं अपन नॉन है रेजिस्टेंस। इस ऑब्स्ट्रक्शन का नाम रख रहा हूं मैं रेजिस्टेंस। तो ये आ गया हमारा R का फार्मूला, और अगर ऊपर नीचे मैं रूट 2 का डिवाइड कर दूं, इसमें v नॉट अपॉन रूट 2 i नॉट अपॉन रूट 2, तो v नॉट अपॉन रूट 2 बन जाता है vrms रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और i नॉट अपॉन रूट 2 बन जाता है irms। तो ये फार्मूला यही हो जाएगा r vrms अपॉन कितना irms, ये बन जाएगा vrms अपॉन irms, ये बन जाएगा r का फार्मूला। समझ में आ गई बात। अच्छा, उसके बाद में बात करें अपन, ये r बन गया अपना, ये वोल्टेज और करंट की फेज डिफरेंस, ये r पता चल गया। अब हम लोग बनाते हैं इसका सिनुसॉइडल ग्राफ, ग्राफ बिटवीन V and P and I and T। तो देखो, अगर V और T में ग्राफ बनाए और I और T में ग्राफ बनाए, तो ये इधर इस साइड में तो दिया मैंने क्या वोल्टेज और करंट, और इस साइड में लिखा हूं मैं T। तो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा वोल्टेज का ग्राफ। क्यों बना ऐसा, क्यों, क्योंकि सिनुसॉइडल ग्राफ बनना है, तो ये तो बड़ा वोल्टेज का ग्राफ, और करंट का भी कैसा बनेगा, करंट का भी ऐसा ही बनेगा। तो करंट का ये किसी दूसरे पेन से बना देना, ये पेंसिल से बना देना, ये बना करंट का ग्राफ। दोनों देखो, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, साथ साथ टॉप पे पहुंच रहे हैं, साथ साथ नीचे जा रहे हैं, साथ साथ ही चल रहे हैं। तो ये जो है ये बन जाएगा इसका ग्राफ। ये यहाँ पर एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, ये टाइम पीरियड यहाँ पर t/2 है, और ये बीच में t/4 होगा, जहाँ पे तीन वैल्यू पकड़ेंगे। तो अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये है v = v नॉट sin ओमेगा t का, और ये जो है ये है I = I नॉट sin ओमेगा t। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0, और ये पीक वैल्यू हो जाएगी किसकी, I नॉट की, क्योंकि ये I नॉट है, और ये पीक वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये पीक वैल्यू हो जाएगी V नॉट। तो ये बन गया ग्राफ किसका, ये बन गया वोल्टेज और करंट का टाइम के साथ में। ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना दिया हम लोगों ने टाइम के साथ में। अच्छा, उसके बाद में बात करें, एक बनाते हैं हम लोग फेजर डायग्राम, एक बनाते हैं हम लोग फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम क्या है, पीक वैल्यू को उसके फेज एंगल के साथ में शो करना। देखो यहाँ पर पीक वैल्यू कितनी है, v नॉट, और यहाँ पर फेज कितना है, यहाँ पर फेज है ओमेगा टी। तो v नॉट को ओमेगा टी के साथ में शो करना, या करंट का फेज, करंट का पीक वैल्यू कितना है, i नॉट, और फेज कितना ओमेगा टी। तो v नॉट को भी ओमेगा टी के साथ में शो करना, और i नॉट को भी ओमेगा टी के साथ में शो करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेजर। तो देखो, अगर हम लोग v नॉट को ओमेगा टी के साथ में शो करें, i नॉट को ओमेगा टी के साथ में शो करें, ये मैंने शो किया v नॉट को, ये मैंने शो किया v नॉट को, और ये शो किया मैंने ओमेगा टी के साथ में। जस्ट ऐसे ही इमेजिनरी का एंगल मान के बना दो, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेजर। फेजर ऐसे घूमते हैं, वेक्टर होता है फेजर, फेजर वेक्टर होता है, इस तरह से रोटेट करेंगे, और वोल्टेज का फेजर भी इसी एंगल के साथ में आएगा। ये तो वोल्टेज का फेजर हो गया, करंट का फेजर भी इसी एंगल के साथ में आएगा, तो करंट का फेजर भी यही बना दो I नॉट, और ये क्या हो जाएगा, इसी ओमेगा टी के साथ में बन जाएगा। एक्चुअल में क्या है ना कि कोई ना कोई इक्वेशन लेंगे हम लोग, कोई ना कोई इक्वेशन लेंगे। जैसे ये इक्वेशन दिया आपने v = 100 sin 50πt, 100 sin 50πt, तो एट एनी टाइम t एंगल तो है 50πt, और वोल्टेज है 100, तो इस 100 का एक वेक्टर बना लेंगे। वेक्टर कैसे बना देंगे, लेट 10 वोल्ट = 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का एक वेक्टर मानेंगे, और 50πt उसका एंगल रख देंगे, एट एनी टाइम t उसका एंगल रख देंगे 50πt।
तो ये जो एरो बनता है, ये जो वेक्टर बनता है, इस वेक्टर को बोलते हैं हम लोग फेजर, है ना। तो ये जो है ये हो गया फेजर डायग्राम, इसको बोलते हैं हमें फेजर डायग्राम। तो ये आपका प्योर आर का डिस्कशन खत्म हो गया, ये प्योर आर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ये है प्योर आर। तो देखो इसको बताओ मुझे, क्लियर है क्या? ये हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट कंटेनिंग प्योर आर, कोई एक अल्टरनेटिंग सर्किट है और उसके अंदर केवल प्योर आर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है केवल, तो उस सर्किट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग प्योर है, स्क्रीन ब्लर आ रही है, ब्लर तो नहीं आनी चाहिए बेटा, इधर से तो सही चल रहा है काम। आपकी तरफ थोड़ी सी दिक्कत होगी शायद नेटवर्क की, यहाँ तो आज तो कनेक्शन सही है, कल प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, मतलब सही स्पीड आ रही है, चेक किया मैंने भी। अब देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्योर एल, यानी अगर इंडक्टर लगाओ, प्योर इंडक्टिंग सर्किट, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग प्योर एल ओनली। इंडक्टर लगा रहे हैं, एक लगा रहे हैं हम लोग इंडक्टर, प्योर एल ओनली। प्योर एल का मतलब ये हम लोगों ने एक इंडक्टर कनेक्ट किया, ये रहा इंडक्टर, ये हम लोग एक इंडक्टर लगा रहे हैं और इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो हम लोग क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। देखना ये भी ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा सर्किट के अंदर, तो वही हमें डील करना है। तो देखो अब कैसे डील करेंगे, वही बी से चालू करना और आई तक पहुंचना है, वही हम लोग बी से चालू करेंगे और आई तक पहुंचेंगे। तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा वोल्टेज का सोर्स हो गया। तो हम लोगों ने चालू किया, ध्यान से देखना, हम लोगों ने यहीं से चालू किया, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये चालू किया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब V की जगह क्या रखें, ध्यान करो, मैंने जब सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया था, E इक्वल टू L di अपॉन dt माइनस L di अपॉन dt। E इक्वल टू क्या आया था, माइनस L di अपॉन dt, वो फार्मूला लिखा था हम लोगों ने, E इक्वल टू माइनस dϕ बाय dt, और phi की वैल्यू एनआई रखी थी। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं V की जगह माइनस L di अपॉन dt इक्वल टू ये हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी, या इस माइनस को ओमिट कर देते हैं क्योंकि माइनस तो लेंस लो को शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं dt को भेज देता हूं इधर और l को भेज देता हूं नीचे, तो ये di कैसा बन जाएगा, di इक्वल टू V नॉट अपॉन l साइन ओमेगा टी dt, ये ऐसा बन गया। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देता हूं क्योंकि करंट से I निकालना मुझे, भाई वोल्टेज से I निकालना, तो I निकालने के लिए दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन di इक्वल टू आ गया, ये V नॉट अपॉन l को ले गया बाहर, इंटीग्रेशन हो गया साइन ओमेगा टी dt, ये हो गया, है ना। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा या डी का इंटीग्रेशन आई, तो ये आ जाएगा v नॉट अपॉन l, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन कितना, ओमेगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। ओमेगा को बाहर दे लो, माइनस को बाहर दे लो, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू v नॉट अपॉन ओमेगा l माइनस के बाहर cos ओमेगा टी, ये आ गया करंट का इक्वेशन, ये करंट का इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सेट करते हैं, अपन इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं हम लोग साइन के अंदर। साइन के अंदर क्यों, ताकि इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर कर पाए, है ना। तो इनको देखो साइन में कन्वर्ट करें, कौन सी जगह बनाना दो मुझे,
देखो अब इक्वेशन ये आ गया हमारा i इक्वल टू माइनस v नॉट अपॉन ओमेगा एल cos ओमेगा t। i इक्वल टू आ गया माइनस v नॉट अपॉन ओमेगा एल cos ओमेगा t। अब इस cos ओमेगा t को हम लोग लिख सकते हैं माइनस v नॉट अपॉन ओमेगा एल, और इसको लिख सकते हैं हम लोग sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t, क्योंकि sin पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। इस माइनस को मैं अंदर डाल दूं, इस माइनस को अंदर डाले तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू v नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये आ जाएगा sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, v नॉट अपॉन ओमेगा एल sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, ये ऐसा हो गया। ठीक है, और v नॉट अपॉन ओमेगा एल, v नॉट अपॉन ओमेगा एल इसको मान लेते हैं हम लोग i नॉट, इसको मान लेते हैं हम लोग i नॉट, तो पुट v नॉट अपॉन ओमेगा एल इसको मान लेते हैं हम लोग आई नॉट, है ना। आई नॉट क्यों? क्योंकि देखो इधर करंट है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में भी करंट ही होनी चाहिए। साइन तो अपने हाथ खड़े कर देगा कि मैं तो करंट बन नहीं सकता क्योंकि मैं तो साइन हूं, मैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का क्या होता है रेशो होता हूं, तो ये तो हाथ खड़े कर देगा, तो इसको करंट बनना पड़ेगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को फार्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ का यूनिट और डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इधर का यूनिट एम्पियर है तो इधर का यूनिट भी एम्पियर होना चाहिए, तो ये जो वी नॉट अपॉन एल है ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम्पियर, और ये पीक वोल्टेज आ रहा है इसलिए अपन इसको अपने इसको पीक कर दिया, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसकी जगह v नॉट रखें अपन, तो इक्वेशन आ गया i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। तो देखो हम लोगों ने कहां से चालू करी थी कैलकुलेशन, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने कैलकुलेशन चालू करी थी यहां से इक्वेशन नंबर 1 से, और करंट हमारे ने निकाली है। और अब अगर हम लोग इनका फेज का कंपैरिजन करें तो देखो इसका फेज क्या है वोल्टेज का ओमेगा टी, और करंट का फेज क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब करंट जो है वो पाई बाई 2 क्या कर रही है, लैग कर रही है, पीछे चल रही है। तो इन प्योरेंट सर्किट, इन प्योरेंट सर्किट करंट इज लैगिंग बाय पाई बाई 2। करंट पाई बाई 2 से क्या कर रही है, लैग कर रही है, मतलब पीछे चल रही है, एंड वोल्टेज इज लीडिंग बाय पाई बाई 2। वोल्टेज इज लीडिंग बाय पाई बाई 2। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है कि ये वोल्ट अगर आप प्योर रेंज जोड़ते हो तो वोल्टेज पाई बाई 2 से लीड करता है, और करंट जो है लैग मतलब पीछे चलना, करंट जो है वो पाई बाई 2 से क्या करती है, लैग करती है। तो करंट पाई बाई 2 से लैग कर रही है और वोल्टेज पाई बाई 2 से क्या कर रहा है, वोल्टेज पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। ये लीडर है, ये लैगर है ना, तो ये आ गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं, इससे हमें ऑब्स्ट्रक्शन पता चलेगा। इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है कि v नॉट इक्वल टू i नॉट अपॉन ओमेगा एल। बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 कह रहा है कि v नॉट अपॉन ओमेगा एल इक्वल टू i नॉट। तो v नॉट अपॉन i नॉट क्या हो जाएगा, v नॉट अपॉन i नॉट हो जाएगा ओमेगा एल। लेकिन यार v नॉट अपॉन i नॉट ये तो दे रहा है ऑब्स्ट्रक्शन की वोल्टेज अपॉन एम्पियर, और वोल्टेज अपॉन एम्पियर होता है ओमेगा एल। वोल्टेज और सॉरी v नॉट अपॉन i नॉट ये अपने को यूनिट दे रहा है वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है ओम है, और अगर ओम है तो इसका मतलब ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है इसका v नॉट अपॉन i नॉट ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है ओम, और ओम किसका यूनिट है, ओम यूनिट है किसी ऑब्स्ट्रक्शन का, तो इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ये एल जो करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा है, और उसको हम लोग नाम रख रहे हैं, हम लोग उसका नाम रेजिस्टेंस रखा था, तो उसको रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस आर से आता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। और क्यों, क्योंकि इंडक्टर की वजह से आ रहा है तो इसका नाम रखेंगे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सएल, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सएल। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या इसको बोलेंगे हम लोग एक्सएल। तो ये जो है ये एक्सएल का फार्मूला बन गया v नॉट अपॉन i नॉट इक्वल टू ओमेगा एल, ये बन गया एक्सएल। समझ में आ गई बात, तो इसको बोल दो आप एक्सएल, v नॉट अपॉन i नॉट ओमेगा एल, ये बन गया अपना एक्सएल। तो देखो इसको जरा, तो हमारे पास में एक्सएल का फार्मूला आ गया एक्सएल इक्वल टू v नॉट अपॉन i नॉट इक्वल टू ओमेगा एल। ये एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एल का ऑब्स्ट्रक्शन है जो वो करंट के रास्ते में डालता है,
ये एल इतनी रुकावट पैदा करता है करंट के रास्ते में। तो देखो इसको नजर मारो एक बार, अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर क्लियर है तो मुझे डन करो, आगे बढ़ू ताकि। क्लियर है? तो देखो ये आ गया ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं अपन। हमारे पास में आ गया एक्सएल इक्वल टू बी नॉट अपॉन आई नॉट। ये तो कॉमन फार्मूला, ये तो सबका ही होगा, हर ऑब्जेक्शन का ये फार्मूला तो होगा। ऊपर के रूट टू का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा वीआरएमएस अपॉन कितना आईआरएमएस। तो ये एक्सएल का फार्मूला। और एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ये इसका पर्सनल फार्मूला। ओमेगा को अपन चाहे तो 2 पाई एन लिख सकते हैं, 2 पाई एन एल, ये भी हो जाएगा। और यहाँ से देखो एक्सएल और एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एसी की तो जो एल के ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो आपका पंखा है, उसके अंदर एक तो लगा हुआ है रेजिस्टेंस, वो ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है 10 ओम का। एक लगा हुआ है इंडक्टर, वो ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है 10 ओम का। अभी हमारे घरों पे फ्रीक्वेंसी आ रही है एसी की 50 हर्ट्ज। अब मान लो सरकार ने डबल कर दी फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज की एसी आ रही है, तो रेजिस्टेंस तो अपना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जो एल है वो अपना ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा के 20 ओम कर देगा। तो एक्सएल और एन में अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो एक्सएल और एन में ग्राफ ऐसा बन जाएगा, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो ये एक्सएल जो है, एक्सएल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाम याद रखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या है? एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एल का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एल करंट के रास्ते में जितनी रुकावट डालता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन है। ये डीसी के रास्ते में रुकावट नहीं डालता है, डायरेक्ट करंट के रास्ते में रुकावट नहीं डालता है, लेकिन एल अपने सेल्फ इंडक्शन की वजह से एसी के रास्ते में रुकावट डालता है। क्यों? क्योंकि एसी क्या घटती बढ़ती हुई चलती है, और घटती बढ़ती हुई चलती है तो करंट घटता बढ़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड घटता बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड घटता बढ़ता है तो फ्लक्स घटता बढ़ता है, और उसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ओमेगा। अच्छा, अब हम लोग बना लेते हैं सिनुसॉइडल डायग्राम। अगर हम लोग करंट का ग्राफ बनाए, करंट का वोल्टेज का टाइम के साथ में ग्राफ बनाए, तो ग्राफ देखो कैसा बन जाएगा। बता रहा हूं उसको। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सिनुसॉइडल ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ देखो कैसा बन जाएगा। इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t। तो वोल्टेज का तो साइन वाला ग्राफ बन जाएगा ये। वोल्टेज का तो साइन वाला ग्राफ बन गया, यहाँ आ जाएगा t और यहाँ आ जाएगा 2t। ये तो वोल्टेज का ग्राफ बन गया। और करंट का ग्राफ, करंट का ग्राफ इससे बनाना I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन का ग्राफ बनाना है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये बनाना है। ठीक है, अब ये जो माइनस पाई बाई टू बनाना है, ठीक है, तो इसके अंदर अपने को करंट को पाई बाई टू पीछे रखना है। अब पाई बाई टू कहाँ होता है? करंट पीछे कौन रहता है? जो लेट स्टार्ट करता है। पाई बाई टू कहाँ होता है? यहाँ पर होता है 2 पाई। एक राउंड के अंदर 2 पाई का एंगल लगता है, यहाँ पे होगा पाई। और पाई बाई टू कहाँ होगा? यहाँ पर बीच में, यहाँ पाई होता है, और पाई बाई टू कहाँ होगा? पाई बाई टू होगा यहाँ पे। तो करंट को आप यहाँ से स्टार्ट करो बेसिकली। तो करंट को स्टार्ट करना आपको यहाँ से,
तो वो अपने आप पीछे रह जाएगी, क्योंकि जो लेट स्टार्ट करता है वो पीछे रह जाता है। तो ये हो गया करंट का ग्राफ। तो बेसिकली अगर इसको अपन पीछे ले यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में माइनस साइन का ग्राफ है, तो एक्चुअल में अभी माइनस कॉस ही रहा था, सॉरी माइनस कॉस का ग्राफ है ये, क्योंकि कॉस का ग्राफ ऊपर नहीं चलता, तो ये माइनस कॉस का ग्राफ है, क्योंकि एक्चुअल में तो माइनस कॉस ही रहता ना, वो तो हमने साइन में कन्वर्ट किया था इसको, वो तो साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख के माइनस को अंदर लेके इसमें कन्वर्ट किया था। तो ये ग्राफ तो है v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा टी का, ये ग्राफ है i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का। ये सिनुसाइडल ग्राफ हो गए। और अगर हम लोग बनाए इसका फेजर डायग्राम वास्तव, अगर हम लोग बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? फेजर डायग्राम तो ऐसा बन जाएगा, फेजर डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये तो हो जाएगा वोल्टेज, इसका तो एंगल दिखा दो कितना, थोड़ा सा ऊपर बना दो क्योंकि पाई बाय 2 पीछे ही रखना है। ये तो ले रहे हम लोग वोल्टेज का फेजर, इसका एंगल तो दिखाना है आपको ओमेगा टी, और जो करंट का फेजर है वो इससे पाई बाय 2 पीछे रह जाएगा, करंट का फेजर इससे पाई बाय 2 पीछे रह जाएगा, तो ये हो गया करंट का फेजर, और ये इससे पाई बाय 2 पीछे रह जाएगा, जो है ये लीडर है। बताओ मुझे क्लियर है क्या?